चलिए अब हम अपनी इन्फ्लेमेशन यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 13। और लेक्चर नंबर 13 में हम देखेंगे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। और ध्यान रखना एफएमजी में और नीट पीजी में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। संभल कर पढ़ना धीरे धीरे। चलिए देखो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, देखो कोई भी एक्सटर्नल इंजूरियस स्टिमुलाई आया या ये कहें कि बैक्टीरिया आया तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। फिर इन्फ्लामेशन होगी तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, ठीक है। देखो अगर कोई एक बिल्डिंग बननी है तो उसमें किसका यूज होगा, वर्कर्स का, ठीक है। तो बिल्डिंग बनने के लिए वर्कर्स का यूज होगा। उसी तरीके से इन्फ्लामेशन होने के लिए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का यूज होता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो सेलुलर ड्राइव होंगे या प्लाज्मा ड्राइव होंगे, ठीक है। देखो सेलुलर ड्राइव, बच्चा क्या सोचता है कि सेलुलर ड्राइव मतलब सेल से बनता है और प्लाज्मा ड्राइव मतलब प्लाज्मा से बनता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। ध्यान रखना सेलुलर ड्राइव मतलब फॉर्म्ड बाय सेल्स एंड एक्टिवेटेड बाय सेल्स, ठीक है। तो सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वो होते हैं जो सेल से बनते हैं और एक्टिवेट भी सेल से होते हैं, जबकि प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वो होते हैं जो सेल से बनते हैं, ठीक है, और एक्टिवेट होते हैं प्लाज्मा में जाकर। देखो सेलुलर ड्राइव में क्या होता है ना, सेल है कोई भी, मान लो WBC है, उसने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को बनाया और अपने ही अंदर एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गई सेलुलर ड्राइव। जबकि प्लाज्मा ड्राइव क्या होते हैं, कोई भी सेल है, मान लो WBC है, उसने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बनाया, उसके बाद वो प्लाज्मा में गया और प्लाज्मा में जाकर वो एक्टिवेट हुआ, तो उसको आप कहोगे प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ठीक है। चलिए अब देखो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स दो तरीके के होते हैं, सेलुलर ड्राइव, प्लाज्मा ड्राइव, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो सेलुलर ड्राइव भी दो तरीके के होते हैं, एक प्रीफॉर्म्ड, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड। देखो प्रीफॉर्म्ड क्या होते हैं, मतलब ये जो प्रीफॉर्म्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये ऑलरेडी सर्कुलेशन में प्रेजेंट होंगे, जबकि न्यूली सिंथेसाइज्ड ये तभी बनेंगे जब इनकी जरूरत होगी, ठीक है। चलिए अब देखो प्रीफॉर्म्ड के एग्जांपल है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। तो ये तीनों जो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं ये सेलुलर ड्राइव्ड हैं और प्रीफॉर्म्ड हैं, मतलब पहले से ही मिलेंगे आपको बॉडी में। जबकि न्यूली सिंथेसाइज्ड सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, कीमोकाइंस, साइटोकाइंस जिनको इंटरल्यूकिन्स भी कह सकते हो, और एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ये होते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड। और होते हैं प्लाज्मा ड्राइव। प्लाज्मा ड्राइव कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्लोटिंग सिस्टम जिसको आप कोगुलेट कैस्केड भी कह सकते हो, ठीक है, और काइनिन पाथवे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो आपको पता होना चाहिए, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आना चाहिए। चलिए अब देखो प्रीफॉर्म्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स देखते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे हिस्टामिन। देखो हिस्टामिन का जो सोर्स होता है वो होता है मास्ट सेल या बेसोफिल या प्लेटिलेट्स, ठीक है। उसका जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो होता है मास्ट सेल, ठीक है। और ध्यान दो मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टामिन को, वो कैसे रिलीज करता है उसका मैकेनिज्म देखो। देखो मास्ट सेल के सरफेस पर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर फॉर IgE एंटीबॉडी, ठीक है। IgE एंटीबॉडी के लिए मास्ट सेल के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर मिलते हैं। अब उन रिसेप्टर से बाइंड करेगी आपकी IgE एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या है आपकी IgE एंटीबॉडी। अब जैसे ही एंटीजन आएगा, मान लो ये एंटीजन है, ठीक है, तो ये बाइंड करेगा IgE से, ठीक है, और ये क्रॉस लिंकिंग करा देगा IgE एंटीबॉडी की। जैसे ही एंटीजन आया
और इसने क्रॉस लिंकिंग करा दी IgE एंटीबॉडी की, वैसे ही मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा और ये रिलीज करने लगेगा आपका हिस्टामिन। ठीक है, फिर हिस्टामिन रिलीज होगा तो इन्फ्लामेशन चालू हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगा, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी हो जाएगी, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो प्रीकर्सर क्या होता है हिस्टामिन का, वो होता है हिस्टिडिन, ये एक अमाइनो एसिड है। स्पेशल स्ट्रेन होता है टोल्यूडिन ब्लू। ठीक है, ये क्वेश्चन है PYQ, आपको आना चाहिए। फंक्शन देख लेते हैं, एक ये वेजोडाइलेशन कराता है, एक ये इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी कराता है, और एक ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, मतलब स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इस पॉइंट को समझो। देखो मान लो ये ब्रोंक्यूल है, ठीक है, तो ब्रोंक्यूल के पास कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, अब जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होगा तो हिस्टामिन इन स्मूथ मसल्स पर एक्ट करेगा और इन स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब समझो, अगर स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्रोंक्यूल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब हिस्टामिन स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है, मतलब स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से हो जाता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, और ये एस्थमा भी कोज करता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है, तो ये फंक्शन है हिस्टामिन के जो आपसे आने चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेरोटोनिन के बारे में। देखो इसका सोर्स होता है एंटेरोक्रोमैफिन सेल। ठीक है, और ध्यान रखना एंटेरोक्रोमैफिन सेल जो है वो GIT में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये रिचेस्ट सोर्स होता है सेरोटोनिन का, और इसका एक और सोर्स होता है जो कि होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, और ध्यान रखना सेरोटोनिन को 5-HT भी कहा जाता है, मतलब 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। इसका प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, और इसका फंक्शन होता है वेजोडाइलेशन करना, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, या फिर ये कहें स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब सेरोटोनिन का और हिस्टामिन के फंक्शन सेम होते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन सेरोटोनिन के होंगे वही फंक्शन हिस्टामिन का होगा। देखो वेजोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन या स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे फंक्शन हिस्टामिन के भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखना सेरोटोनिन के और हिस्टामिन के फंक्शन सेम होते हैं। अब थर्ड देख लेते हैं जो प्रीफॉर्म्ड सेलुलर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होता है। ठीक है, यह है लाइसोसोमल एंजाइम्स। ध्यान रखना इसका सोर्स होता है ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल, मतलब जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, उनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, अब सोचो अगर न्यूट्रोफिल लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है तो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन का इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था दो तरीके की इन्फ्लामेशन होती है, एक होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जबकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और बेसोफिल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर न्यूट्रोफिल रिलीज कर रहे हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स को तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब देखो मान लो ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल का ग्रेन्यूल है, ये जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब इन ग्रेन्यूल के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो लाइसोसोमल एंजाइम्स तीन तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रेन्यूल, सेकेंडरी ग्रेन्यूल, टर्शियरी ग्रेन्यूल। ठीक है, मतलब जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो प्राइमरी ग्रेन्यूल से भी रिलीज होते हैं, सेकेंडरी ग्रेन्यूल से भी रिलीज होते हैं, टर्शियरी ग्रेन्यूल से भी रिलीज होते हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स हैं उनको कहते हैं एज़ुरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स को स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, जबकि टर्शियरी ग्रेन्यूल्स को सी पार्टिकल भी कहते हैं। देखो आप इसको याद कैसे करोगे, प्राइमरी मतलब 1 और एज़ुरोफिलिक भी स्टार्ट हो रहा है ए से। ठीक है, तो 1 और ए से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो सेकेंडरी में भी एस आ रहा है और स्पेसिफिक में भी एस आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर टर्शियरी में 3 आ रहा है और ए बी सी, सी मतलब थर्ड लेटर है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स को याद करने की ट्रिक है ए बी सी डी ई। ए से हो जाएगा आपका एसिड हाइड्रोलेस,
बी से हो जाएगा बैक्टीरियल किलिंग। बैक्टीरियल किलिंग में कौन हेल्प करता है? माइलो पर ऑक्सीडेज। देखो जब आपने फेगोसाइटोसिस पढ़ा था तो फेगोसाइटोसिस में 3 स्टेप पढ़े थे, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट पहला स्टेप, दूसरा स्टेप था एंगल्फमेंट, तीसरा स्टेप था किलिंग। अब किलिंग जो होती थी वो 2 तरीके की होती थी, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग और ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग। अब ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में माइलो परऑक्सीडेज का रोल होता था। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो बैक्टीरियल किलिंग करता था माइलो परऑक्सीडेज। ये रिलीज होता है प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल से, ध्यान रखना। सी से हो जाएगा कोलेजिनेज। ठीक है, डी से हो जाएगा डिफेंसिन, ई से हो जाएगा इलास्टेज। ठीक है, तो ये सारे रिलीज होते हैं प्राइमरी ग्रेन्यूल से। अब सेकेंडरी ग्रेन्यूल से देखते हैं। ठीक है, देखो सेकेंडरी ग्रेन्यूल से रिलीज होता है टाइप 4 कोलेजिनेज, ठीक है, और लैक्टोफेरिन। अब देखो कोलेजिनेज यहां पर भी रिलीज हो रहा है और कोलेजिनेज यहां पर भी रिलीज हो रहा है, तो ध्यान रखना नॉन स्पेसिफिक कोलेजिनेज रिलीज होता है प्राइमरी ग्रेन्यूल से, जबकि स्पेसिफिक टाइप 4 कोलेजिनेज रिलीज होता है स्पेसिफिक ग्रेन्यूल से। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर कौन सा रिलीज हो रहा है? लैक्टोफेरिन। अब देखो लैक्टोफेरिन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, लैक्टोफेरिन, मतलब सेकेंडरी ग्रेन्यूल से रिलीज हो रहा है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब देखो टर्शियरी ग्रेन्यूल्स, इसको आप याद कर लेना कि जेलेटिनेज रिलीज होता है टर्शियरी ग्रेन्यूल से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स रिलीज हिस्टामिन? नहीं। लाइसोसोमल एंजाइम्स? नहीं। आंसर हो जाएगा सेरोटोनिन। हिस्टामिन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है प्लेटलेट से, मास्ट सेल से और बेसोफिल से। ठीक है, सेरोटोनिन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है? एंटेरोक्रोमेफिन सेल से, जो कि जाइटी में प्रेजेंट होते हैं, और प्लेटलेट से। लाइसोसोमल एंजाइम्स कहाँ से रिलीज होता है? न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फॉर्म्ड बाय। देखो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते थे वो 2 तरीके के होते थे, एक सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और एक प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अब जो सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते थे वो बनते भी सेल से थे और एक्टिवेटेड होते थे सेल से ही। ठीक है, जबकि प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फॉर्म जो होते थे वो सेल से होते थे, लेकिन जो एक्टिवेट होते थे वो होते थे प्लाज्मा में जाकर। ठीक है, तो अगर आपसे ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फॉर्म्ड बाय सेल्स, प्लाज्मा से नहीं, बहुत प्लाज्मा एंड सेल से नहीं, नन से नहीं, आंसर आ जाएगा सेल। ठीक है, देखो प्लाज्मा हो या सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो, दोनों सेल से बनेंगे। ठीक है, बस फर्क इतना है, सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर एक्टिवेट भी सेल से होता है, जबकि प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट होता है प्लाज्मा में जाकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स? बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। मास्ट सेल? बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है। बेसोफिल? ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। हिस्टामिन नॉट रिलीज फ्रॉम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही बन गया। चलिए देखो, हिस्टामिन प्लेटलेट से रिलीज होता है, ये आंसर नहीं होगा। मास्ट सेल से भी रिलीज होता है, ये आंसर नहीं होगा। बेसोफिल से भी रिलीज होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल। ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल से लाइसोसोमल एंजाइम से रिलीज होते थे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन? चलिए देखो, वेजोडाइलेशन करता है तो आंसर नहीं होगा। ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करता है, ध्यान रखो। सेरोटोनिन या हिस्टामिन के फंक्शन सेम होते थे और ये ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करते थे, ये करते थे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो आपका आंसर यही हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, देखो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करता था तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी भी करता था तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज फ्रॉम एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स? ठीक है, देखो जिलेटिनेस, टर्शरी या सी पार्टिकल्स
से रिलीज होता था, मतलब टर्शियरी ग्रेन्यूल या सी पार्टिकल से रिलीज होता था, तो ये आंसर नहीं होगा। नॉन स्पेसिफिक कोलेजिनेस ये रिलीज होता था प्राइमरी ग्रेन्यूल या एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। स्पेसिफिक टाइप 4 कोलेजिनेस ये रिलीज होता था सेकेंडरी ग्रेन्यूल या स्पेसिफिक ग्रेन्यूल से, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लैक्टोफेरिन ये भी रिलीज होता था सेकेंडरी ग्रेन्यूल से, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कोई भी कमी लगी है तो बताइए, ठीक है। तो यार इस लेक्चर को बनाने में काफ़ी बार हमने कट लिए हैं, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट का भी नहीं यार, 12-13 मिनट का लेक्चर होगा और हमने 2-3 कट लिए हैं। उसका रीज़न ये है कि लाइट भाग जा रही थी, लाइट चली जा रही थी बार बार, तो छोटा सा लेक्चर था, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि लाइट सही से नहीं आ रही है, 3-3, 4-4 मिनट की आ रही है फिर भाग जा रही है, ठीक है। खैर छोड़िए, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।